हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके थे केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और भस्म के बारे में। आज हम जानेंगे कि अम्ल के गुण क्या है। अम्ल जो है किसी भी पदार्थ को उसका रंग कैसे चेंज कर देता है। और आज हम जानेंगे अर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा। तो हाँ प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम जानेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है प्यारे बच्चों, और पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है, हम लोग बता चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं प्यारे बच्चों कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि अम्ल के अनुसार अर्हेनियस की परिभाषा क्या होता है और भस्म की परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, यानी हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। यानी अर्हेनियस जो थे, इसके पहले हम लोग जाने थे कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, जो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा 1680 में बताया गया। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वह है कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है। तो अर्हेनियस साहब बताते हैं कि जो अम्ल है उसको यदि हम पानी में डालते हैं, वाटर में जब इसका अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि यह चीजें जो है अम्ल है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चख कर केवल उसी अम्ल को बता सकते हैं, चख कर केवल हम उसी अम्ल को बता सकते हैं जिसको चखा जा सकता है। जो प्रबल अम्ल होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हम उसको कभी नहीं बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि उसका स्वाद कैसा होता है। क्योंकि अम्ल जो है, एसिड जो है, अगर हम उसको इस पर रखेंगे ना, अपने हाथ पर रखेंगे, अपनी हथेली पर रखेंगे, तो इसको छेद करके बाहर चला आएगा, इसको छेद करके बाहर चलाएगा। तो प्यारे बच्चों बताइए कि क्या हम अम्ल को चख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को चख सकते हैं? नहीं चख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नींबू हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया, हम इसको चख कर बता सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को चखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को चखिए, क्या आप चख सकते हैं? जैसे ही हम लोग जीभ पर डालेंगे, जीभ गायब, खत्म हो जाएगी प्यारे बच्चों, जला देगा, उसको गला देगा। इसलिए अर्हेनियस साहब आते हैं और वह एक्सपेरिमेंट करते हैं और बताते हैं कि अम्ल जो है जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है प्यारे बच्चों? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कौन? तो अम्ल जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करके। ये बातें आप याद रखिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देट अगर हम अम्ल की बात देखेंगे, एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए HCl हो गया प्यारे बच्चों, आपका H2SO4 हो गया प्यारे बच्चों, फिर आप समझ सकते हैं HNO3। ये अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अम्ल का, ये अम्ल का हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए अब इस अम्ल को हम क्या कर रहे हैं, H2O में विलय कर रहे हैं, यानी जल में हम लोग घुला रहे हैं। जब हम HCl को जल में घुलाएंगे, तो अभी कह रहा है कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्लस हाँ हाइड्रोजन प्लस करेगा, और फिर ये क्या करेगा कि Cl माइनस देगा। क्या करेगा? Cl माइनस देगा। क्यों? यही जो हाइड्रोजन है ना, यही हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल रहा है। इसमें जब हम जल से जब अभिक्रिया कराएंगे, जब इसमें हम जल में घुलाएंगे, तो यहां पर ये करेगा H2 आयन देगा प्यारे बच्चों, H2 आयन देगा। और क्या करेगा कि यह SO4 प्लस SO4, और यहां पर हो जाएगा -2 SO4। ये है जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है प्यारे बच्चों, ये जो है आपका हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ठीक है। फिर अगर हम HNO3 को घोलते हैं, HNO3 को H2O में घोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, फिर यहां पर बनेगा, ठीक, और फिर बन जाएगा आपका NO3। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? NO3। यानी कहने का मतलब ये है, सभी चीज कहने का मतलब ये है कि ये जो अम्ल है, जल में जब हम घुलाएंगे, ये जो अम्ल है जल में यदि हम इसको घुला रहे हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो अर्हेनियस साहब ने यही बताए हैं कि अम्ल जो है, अम्ल को यदि हम जल में घुला देंगे, तो वह क्या करेगा कि हाइड्रोजन आयन हमें प्रदान करता है। अगर यदि हम एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, और अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहते हैं इसका, तो हम लोग देख सकते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम यदि देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे CH3 प्यारे बच्चों, CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH को आप समझ सकते हैं क्या है यह?
CH3COOH क्या है? यह एसिटिक अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है, और इसको यदि हम जल में डालते हैं, इसको यदि हम जल में डालेंगे प्यारे बच्चों, इससे अगर हम जल से अभिक्रिया करा देंगे प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा CH3CO प्लस हाइड्रोजन आयन देगा, CH3CO प्लस हाइड्रोजन आयन देगा। समझ रहा है? समझ रहा है? तो कहने का मतलब ये है, ठीक, कि अम्ल जो है जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। फिर आगे देखिए, आगे देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अम्ल जो है, अम्ल द्वारा मुक्त हाइड्रोजन आयन, जो आयन अभी प्राप्त हो रहा था, ये इस आयन की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इस आयन की हम बात कर रहे हैं। कह रहा है कि अम्ल जो है, अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन जो प्राप्त हो रहा है वह जल में मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। यानी किस अवस्था में रहता है? तो हाइड्रोजन जो आयन जल के साथ अणु H2O के साथ अभिक्रिया करके वह हाइड्रोनियम के साथ रहता है। किसके साथ रह रहा है प्यारे बच्चों? तो हाइड्रोनियम के साथ रहा, अकेला वह मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, वह हाइड्रोनियम के साथ रहता है, यानी H3 ऐसे करके होगा, उसके साथ रहता है। ठीक है, तो आशा पूरा विश्वास करते होंगे कि आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों की आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे प्यारे बच्चों कि, अब हम जानेंगे और थोड़ा समझ लीजिए कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म का परिभाषा। देखिए, अब भस्म की परिभाषा हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा क्या होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहे हैं जैसे कि हम अम्ल को देखे थे कि अम्ल जो है जल में घुल रहा है, अम्ल जो जल में घुल रहा है, तो अम्ल जल में घुलकर क्या कर रहा था? हाइड्रोजन आयन दे रहा था। तो उसी प्रकार भस्म भी है, भस्म भी है जब जल में घुलेगा प्यारे बच्चों, भस्म भी है जब जल में घुलेगा प्यारे बच्चों, तो ये देगा क्या? हाइड्रोक्साइड। क्या देगा? हाइड्रोक्साइड, यानी OH माइनस देगा, यानी OH माइनस देगा, हाइड्रोक्साइड देगा, यानी OH माइनस देगा। जैसे एग्जांपल दैट आप समझ सकते हैं NaOH क्या है? कल बताए थे, पिछली वीडियो में बताए थे हम, हाइड्रोक्साइड है। CaOH ट्वाइस हाइड्रोक्साइड है। अब प्यारे बच्चों, अगर हम इसको जल में घुला रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसको हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं। जब हम भस्म को जल के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, जब जल के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? ये बना रहा है आपका Na प्लस, हाँ, और OH माइनस करेगा। ये क्या करेगा प्यारे बच्चों? ये बनाएगा आपका Ca प्लस और प्लस OH माइनस करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों? OH माइनस करेगा। क्या कर रहा है? OH माइनस कर रहा है। अगर इसी के साथ साथ हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले ले प्यारे बच्चों, अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? NH4, ये कलर आपको नहीं दिख रहा, ये वाला NH4OH, इसको हम बोलते हैं अमोनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा NH4 प्लस, और ये प्लस बन जाएगा OH, ये हाइड्रोक्साइड। तो ये है आपका आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषाएं। यानी कहने का मतलब है कि अम्ल को यदि हम जल में जब हम लोग घोर रहे थे, अम्ल को यदि हम जल में घोर रहे थे, तो ये अम्ल क्या कर रहा था प्यारे बच्चों? ये अम्ल क्या कर रहा था? हाइड्रोजन को प्रदान कर रहा था, हाइड्रोजन दे रहा था। लेकिन अगर यही अगर हम भस्म को जल में घोल रहे हैं, तो हमें क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड दे रहा है, हाइड्रोक्साइड दे रहा है। तो ये था हमारा। देखिए, ऐसा बात नहीं कि जो ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, जो भस्म है, हम इसको चेक करने बता सकते हैं, इसको भी चेक कर बता सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे खतरनाक क्या है प्यारे बच्चों? तो भस्म है जो हमको सीधे, जो हमारे अगर त्वचा पर पड़ जाएगा तो उसको जला देगा, तो इसलिए हम भस्म को भी हम नहीं चख सकते हैं। फिर आगे चल कर देखते हैं, कह रहा है कि जल में घुले भस्म, देख लीजिए ध्यान से, जल में घुले भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल में भस्म को यदि हम घोल देंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही जल में घुलेगा तो वह हो जाएगा क्षार। आगे देखिए प्यारे बच्चों, एक अभिक्रिया है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो देखो, उदासीन का मतलब समझ लीजिए पहले आप, उदासीन का मतलब समझिए।
उदासीन का मतलब होता है, उदासीन का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि कोई भी पदार्थ, उदासीन का मतलब होता है मूल गुण जो होता है, उसके जो मूल गुण होता है, मूल गुण को खो देना। क्या कर देना? खो देना। ठीक। रासायनिक ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि इसके जो मूल गुण है इसको क्या कर देना? खो देना। यानी कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया में क्या, आप पहले आइए इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है, उसे ही हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझे? यानी कह रहा है कि यदि हम अम्ल में भस्म को डाल देते हैं, और पहले इसके पहले समझिए, तो हम लोग अम्ल को जल में डालते थे, अब यहां पर क्या कर रहा है कि अम्ल और भस्म को एक में मिला रहे हैं हम लोग, तो क्या मिल रहा है हमें? लवण और जल मिल रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है कि इस अभिक्रिया में दो चीज भाग ले रहा है प्यारे बच्चों, एक ले रहा है अम्ल और एक भाग ले रहा है भस्म। और अभी बोलिएगा कि सर अभी हम आप बताएं कि मूल गुण को खो देना, तो क्या क्या अम्ल अपना उदासीनीकरण अभिक्रिया जब करेंगे, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, तो क्या अम्ल अपना गुण खो देगा? क्या भस्म अपना गुण खो देगा? तो हाँ, अम्ल और भस्म दोनों अपना गुण खो देगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि उदासीन का मतलब होता है कि उसको एकदम न्यूट्रल कर देना, ना ही वो अम्ल अम्ल रह जाएगा और ना ही भस्म भस्म रह जाएगा। ठीक है? तो जैसे आप बोलिएगा कि थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बताइए, तो जैसे आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल इसका है, पहला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों कि जैसे कि हम ले लेते हैं आपको, ले लेते हैं आपको हम NaOH ले लेते हैं, भस्म है, आप प्लस HCl ले लेते हैं। ठीक है? अगर जब हम इसे अभिक्रिया करा रहे हैं प्यारे बच्चों, जब इससे हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये बन रहा है, देखो ये जाकर अभिक्रिया करेगा किससे? HCl से, और ये अभिक्रिया करेगा किससे? हाइड्रोजन से। तो ये बनेगा NaCl प्लस, NaCl प्लस, ये बनेगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा H2O, H2O। तो ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रासायनिक, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण। ये हमारा प्यारे बच्चों जो NaCl बना है, ये बना है लवण। क्या बना है? लवण। और ये H2O जो बना है, ये बना है जल। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या ये लवण में अम्ल का गुण होगा? क्या इस लवण में अम्ल का गुण होगा? तो नहीं होगा। क्या इस भस्म में, क्या इस जल में भस्म का गुण होगा? तो नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम ये अभिक्रिया करा रहे हैं तो अम्ल अपना गुण खो दे रहा है, लवण अपना गुण खो के और तीसरा गुण का निर्माण कर दे रहा है, उसमें क्या है? NaCl यानी लवण बना दे रहा है। और क्या बना दे रहा है प्यारे बच्चों? जल बना दे रहा है। क्या बना रहा है? जल बना रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पा रहे हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा कि अब ये वीडियो जो है हमें बहुत भा रही है, और वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, तो अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाला 2027 का जो बोर्ड होगा उसमें आप यदि बैठ जाए, पेपर देने बैठे, तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे और मेरा पढ़ाया हुआ चीज आए और आप बेहतरीन तरीका से पेपर को लिखे और बेहतरीन तरीका से रिजल्ट मिले, बेहतरीन रिजल्ट मिले, इसकी हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेट और एक आध एग्जाम्पल ले सकते हैं प्यारे बच्चों, और ले लीजिए एग्जाम्पल, क्या दिक्कत क्या है? और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे दूसरा नंबर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, OH ट्वाइस, और प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए। यदि हम HCl लेंगे तो ये अभिक्रिया कर लेगा किससे? क्लोरीन से। तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा CaCl, और ये जाकर अभिक्रिया करके बन जाएगा OH, सॉरी, ये बनेगा प्लस H2O। प्यारे बच्चों कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड लवण हो जाएगा, और हाइड्रोजन H2O आपका क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। H2O क्या हो जाएगा? आपका जल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा, ये लवण हो जाएगा, और H2O क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो क्या आप ये अभिक्रिया से संतुष्ट हो गए कि रासायनिक उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म से जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? तो आइए हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब है प्यारे बच्चों, अब है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट,
प्यारे बच्चों ये VBI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों कि अम्ल तथा भस्म के गुण क्या है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, अम्ल और भस्म के गुण क्या है, जो कि आपको पेपर में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अम्ल का गुण क्या है, भस्म का गुण क्या है, आप यदि पेपर बैठिएगा पेपर में तो यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछ देगा। ठीक, तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि अम्ल और भस्म दोनों को कंबाइन करके हम लोग पढ़ते हैं कि भस्म और अम्ल के क्या गुण है। कह रहा है कि यार बच्चों कह रहा है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सिट्रिक अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर आदि में पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एसेटिक अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसका उपयोग सिरका में किया जाता है, यानी सिरका को बनाने में किया जाता है। सिरका यानी देखे होंगे आप, अचार वगैरह जो बनाया जाता है उसमें डाल दिया जाता है ताकि लंबे समय तक अचार का जो गुणवत्ता है बनी रहे और वह खराब ना हो, उसमें आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। कुछ इंपोर्टेंट अम्लों के बारे में लेकर आए हैं प्यारे बच्चों कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि मोस्ट आपका देखिए ये क्लास आपका केवल बोर्डे के लिए काम नहीं करेगा, ये क्लास आपका कंपटीशन के लिए भी काम करेगा। आप कंपटीशन के क्षेत्र में बैठेगा प्यारे बच्चों तो वहां पर भी ये क्लास, ये चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे कि आपको दिया है कि संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा या नींबू के रस जो होता है, जो जूस होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर कह रहा है कि दही यानी खट्टे दूध जिसको बोलते हैं, यानी दूध कभी कभी खट्टा हो जाता है, लंबे समय तक छोड़ दीजिए, 1-2 दिन तक छोड़ दीजिए दूध को, दही ना जमाइए तो दूध भी क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि दही किसके कारण खट्टा होता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वो लैक्टिक अम्ल कहां से आता है, तो लैक्टिक बेसिलस जो जीवाणु है जिससे दही जमता है, उसे यहाँ पर खट्टा गुण पाया जाता है। आइए प्यारे बच्चों और आगे समझते हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए कह रहा है कि कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो टार्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए, जितने खट्टे पदार्थ हैं प्यारे बच्चों, जितने खट्टे पदार्थ हैं, अधिकतर खट्टे पदार्थों में प्यारे बच्चों, खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। फिर अगला है कि कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल देखिएगा, जब आप कोई चींटी वगैरह काट लेती है तो देखिएगा उस जगह पे जलन टाइप होने लगता है और सूजन बना लेता है। तो जब जलन होने लगता है, सूजन बना देता है, तो किसके कारण होता है, तो कौन सा अम्ल है उसमें प्यारे बच्चों, फार्मिक अम्ल है। बिच्छू के डंक वगैरह जो है ना, वहां पर भी फार्मिक अम्ल का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो भी बताए हैं कि सिरका में जो है अचार वगैरह बनाते हैं हम लोग, घर में जो महिलाएं बनाती हैं अचार को सुरक्षित रखने में इसका ज्यादातर उपयोग होता है, लंबे समय तक बना रहे, अचार का गुण उसमें लंबे समय तक बना रहे, इसमें किया जाता है। उसके बाद सेव में देखिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। फिर विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद अमाशय रस जिसको बोलते हैं स्टोमच जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस जिसे बोलते हैं, जठर रस, अमाशय में जठर रस पाया जाता है प्यारे बच्चों। कौन सा पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। और वो जठर रस का नाम क्या है भैया प्यारे बच्चों, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl पाया जाता है। और ये हमारे पेट में 1 से 1.5 तक pH मान तक पाया जाता है। ठीक है, और अमाशयी रस का pH मान कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 1 से 1.5 तक होता है। ठीक है, pH मान क्या है हम अपने क्लास में बताएंगे, आएंगे तो। ठीक, उसके बाद चाय हम लोग पीते हैं, चाय में पाया जाता है प्यारे बच्चों टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। अब प्यारे बच्चों टैनिक अम्ल क्या है, तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों कि खाली पेटे हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं। देखिए खाली पेटे कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाली पेटे होते हैं तो पेट का मतलब होता है अमाशय। अमाशय में देख ही रहे हैं प्यारे बच्चों कि एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
वो स्रावित हो रहा है, और पहले से पेट में हमारे अम्ल की मात्रा है, और ऊपर से हम लोग चाय पीते हैं तो टैनिक अम्ल भी चला जाता है हमारे पेट में, और जब टैनिक अम्ल खाली पेट हम लोग पीते हैं तो वो भी चला गया, पहले से हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा हमारे पेट में गैस जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है, और भारत में अगर देखा जाए तो ये गैस बहुत खतरनाक तरीका से चल रहा है। गैस की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, आदमी कुछ खाए या चाइना या खाए, लेकिन देखिए प्यारे बच्चों गैस की दवाई हमेशा खाता रहेगा, उसके पास हमेशा मिले रहेगी। और भारतीय लोग के सबसे खास बात यह है पहचानने की दवा, गैस की दवा क्या है, उठाइए इसे कान के पास ले जाकर हिलाइए, जिसमें आवाज आएगी समझिए कि वो क्या है, गैस की दवा है। तो हमारे भारतीय लोग बहुत बेहतरीन लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसलिए 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 खाली पेट कभी चाय मत पिया कीजिए, कुछ नहीं तो कुछ चाय पीने से पहले खा लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है पानी तो मिलेगा ना, पानी को पी लीजिए। उसके बाद है सोडा वाटर, सोडा वाटर जिसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों, सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा पानी देखे होंगे, सोडा पानी में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ अम्ल है प्यारे बच्चों जिसे आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, ठीक है, उसको लिख लीजिए और इसका नोट्स बहुत बेहतरीन तरीका से बनाइए, और इस चीज का नाम लिख लीजिए कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे आप इमली खाते हैं, अंगूर खाते हैं तो खट्टा होता है तो दांत टर टर करने लगता है, तो दांत जब टर टर करने लगेगा तो कच्चे अंगूर और इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इमली में भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है, देखिए लिखे होंगे यहाँ पर इमली में भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है, देखिए प्यारे बच्चों ये है इमली में भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। तो दांत टटराने लगे तो समझ लीजिएगा कि इमली हो गया और अंगूर हो गया। आइए प्यारे बच्चों आगे हम लोग समझते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विषैले तथा तीव्र नाशक यानी संक्षारक के रूप में काम होते हैं। प्यारे बच्चों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में, प्यारे बच्चों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं, कर है कुछ अम्ल विषैले तथा संक्षारक होते हैं, माने खतरनाक भी होंगे और उसका हम लोग उपयोग भी कर सकते हैं। संक्षारक मतलब हमारे सुरक्षा में काम आ जाए, ठीक है, जिसका उपयोग विभिन्न विषैले पदार्थ तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है, विस्फोटक ब्लास्ट वगैरह जो होता है ना उसमें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। और संक्षारक किसी चीज को बचाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ नाम लिखे हैं, आपको आज समझ सकते हैं, जैसे जैसे कि आपको हो गया कार्बोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल, और हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे, प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि हम बताए थे कि आपको कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है। प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग जो किया जाता है ये आपको कीटनाशक दवाओं में किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग कीटनाशक दवा में, प्यारे बच्चों कीटाणु वगैरह को जो मारने में कीटनाशक दवा में किया जाता है। फिर प्यारे बच्चों देखिएगा इसको हम उपयोग कर सकते हैं दवा के रूप में कर सकते हैं, इसका उपयोग दवा के रूप में कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अस्पताल में देखिएगा, इसको कीटाणु मार रहा है ना तो साफ सफाई में भी किया जाता है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग सफाई में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, दवा बनाने में किया जाता है, सफाई में भी किया जाता है, और कीटनाशक दवा बनाने में भी किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है जो प्यारे बच्चों बैटरी और उर्वरक बनाने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग ये बैटरी अम्ल भी कहलाता है, क्या कहलाता है, बैटरी अम्ल, इसको हम लोग बैटरी अम्ल में उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों। ये उर्वरक बनाने में भी किया जाता है, ये उर्वरक जो खाद वगैरह है ना प्यारे बच्चों, तो उर्वरक यानी खाद वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक। उसके बाद रासायनिक उद्योग जो होते हैं, रासायनिक जो उद्योग होते हैं प्यारे बच्चों, रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्यारे बच्चों नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यही जो नाइट्रिक अम्ल है प्यारे बच्चों, यही जो नाइट्रिक अम्ल है विषैले पदार्थों में उपयोग किया जाता है, विस्फोटक में किया जाता है। किसमें किया जाता है, विस्फोटक में किया जाता है प्यारे बच्चों, विस्फोटक में किस अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का विस्फोटक में किया जाता है प्यारे बच्चों। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग धातु की सफाई में भी किया जाता है, धातु की सफाई में भी किया जाता है। उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्यारे बच्चों देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग सुने होंगे नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं जिसे हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए किया जाता है, भोजन को पचाने में, भोजन को पचाने में प्यारे बच्चों ये जो है
जीवाणुओं को मारने में भी उपयोग किया जाता है। जीवाणु नष्ट, जो हानिकारक पदार्थ है, जो हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो हानिकारक पदार्थ आते हैं, उसको खत्म करने में भी इसका प्यारे बच्चों उपयोग किया जाता है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि अम्ल जो है हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, यानी जो विषैली, खतरनाक, तीव्रनाशक, संरक्षक, यानी कीटाणुओं को मारने में हम लोग किसे अम्ल का उपयोग करते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है प्यारे बच्चों, फिनोल जिसका आप लोग नाम सुनते हैं, इसका उपयोग हम लोग दवा बनाने में करते हैं, सफाई करने में, और कीटनाशक दवा बनाने में उपयोग करते हैं। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग बैटरी अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं, उर्वरक में करते हैं, और रासायनिक उद्योग, जो रासायनिक कंपनियां हैं जो बनाने में, जिससे कपड़ा वगैरह बनाने में, धागा वगैरह बनाने में, ठीक, चमड़े के जूते वगैरह बनाने में, उसमें भी हम इस चीज का उपयोग करते हैं। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल देखिए प्यारे बच्चों, विस्फोटक में उपयोग किया जाता है और धातु की साफ सफाई में भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में भोजन को पचाने में इसका उपयोग करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पेट में जीवाणु जो आता है उसको नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा विषैला तत्व अम्ल के गुण। आइए प्यारे बच्चों अगला गुण देखते हैं हम लोग। अगला गुण यह है कि अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक यानी ड्राई के रंग में परिवर्तन करता है। हाँ प्यारे बच्चों, सूचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अम्ल और भस्म का उपयोग हम लोग प्यारे बच्चों सूचक के रूप में करते हैं। अब देखिए, अब सूचक जो है, इंडिकेटर क्या होता है प्यारे बच्चों? सूचक का मतलब होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना, ठीक है, सूचना में बता देना। जैसे कह रहा है कि वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म, वैसे रंजक कह रहा है, वैसे रंजक जिसका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। यानी अम्ल और भस्म क्या करेगा कि अपने रंग को परिवर्तित, मतलब जिसमें हम इस चीज को डालेंगे वो रंग में परिवर्तित कर देगा। कैसे रंग में परिवर्तित करेगा, आइए हम आगे आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर हम प्यारे बच्चों सूचक की बात करें, अगर हम सूचक की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम सूचक की बात करें, सूचक को 3 वर्गों में बांटा गया है। सूचक 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। पहला होता है प्यारे बच्चों प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक होता है प्यारे बच्चों। दूसरा होता है आपका मानव निर्मित, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित होता है प्यारे बच्चों, ऐसा होता है मानव निर्मित। और तीसरा होता है प्यारे बच्चों तैलीय होता है या गंधीय होता है। प्यारे बच्चों तैलीय होता है या गंधीय होता है, 3 गो। ये आप ना नोट करते रहिएगा प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन तरीका से, कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है प्यारे बच्चों। आप यहां से पढ़िएगा, आप यहां से पढ़िएगा तो आपको लगभग नहीं करेगा कि कोई भी टॉपिक छूट गया है। कहा जाता है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, टपर बनोगे यहीं से, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो एकदम एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को हम आपको समझाते जाएंगे और क्लियरली एकदम साफ सुथरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक सूचक हो गया प्यारे बच्चों, मानव निर्मित सूचक हो गया, और तैलीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में जैसे आपका गोभी का रंग, हल्दी का रंग, ये आपका क्या हो गया? प्राकृतिक सूचक हो गया। तैलीय या गंधीय रंग, जिससे को हम लोग उसको गंध से महसूस कर सकते हैं, जैसे लौंग का गंध, लौंग का तेल है ना, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा। उसके बाद मिथेनोइक, आप समझ सकते हैं मानव ने अपने अनुसार बनाया है इस चीज को। तो वही कह रहा है कि रंजक है जिनका उपयोग अम्ल भस्म द्वारा रंग परिवर्तन में किया जाता है। तो आइए समझ देखते हैं कैसे रंग में परिवर्तन होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर है लिटमस पत्र। प्यारे बच्चों लिटमस पत्र का आप लोग नाम सुने हैं? लाइकेन का बना होता है लिटमस पत्र। प्यारे बच्चों लिटमस पत्र का आप लोग नाम सुने, लाइकेन का बना होता है। करेक्ट, लिटमस पत्र जो है बैगनी है। अब इसको हम लिटमस पेपर को यदि अम्ल में डालते हैं तो यह क्या करेगा? लाल कर देगा, और भस्म में डालेंगे तो नीला कर देगा। याद है अनिल, ट्रिक बताए थे आपको, अनिल, अ से अम्ल, ठीक, नी से नीला, ल से लाल, यानी नीला लिटमस पेपर को यह क्या कर देता है? लाल कर देता है। याद आ रहा है, पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको, ठीक। मेथिल ऑरेंज नारंगी होता है। मेथिल ऑरेंज का कैसा कलर है? नारंगी होता है। जब मेथिल ऑरेंज को प्यारे बच्चों हम अम्ल में डालते हैं, अम्ल में डालेंगे तो यह क्या कर देगा? उसको लाल कर देगा। और यही मेथिल ऑरेंज को प्यारे बच्चों अगर हम भस्म में डाल देंगे तो कैसा कर देगा? पीला कर देगा। उसके बाद फिनोल्फथीलीन यानी श्वेत है, ये है
ये रंगहीन होता है, किसमें? अम्ल में डालेंगे। ऐसे नॉर्मली है तो वह क्या है, सामान्य रूप से है तो वह श्वेत है, लेकिन जैसे अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग ही गायब कर देगा, कोई रंग नहीं। और जैसे इसको हम लोग भस्म में डालेंगे तो यह लाल को कैसा कर देगा, भूरा कर देगा, लाल भूरा नहीं, लाल भूरा हो जाएगा। ये मानव निर्मित वाला है, ठीक, मानव निर्मित कलर है। उसके बाद है चुकंदर। प्यारे बच्चों, चुकंदर का आप लोग नाम सुनेंगे। चुकंदर जो खाने वाला है, चुकंदर का रंग एक्चुअली लाल होता है। जैसे ही इसको हम अम्ल में डालेंगे तो यह लाल और बैगनी कर देगा, लाल और बैगनी कर देगा। फिर उसको जैसे ही भस्म में डालेंगे तो प्यारे बच्चों उसको कैसा कर देगा, पीला कर देगा। उसके बाद लाल गोभी, देखिए ये प्राकृतिक सूचक है। लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता देखिए लाल ही होता है, लेकिन जैसे अम्ल में डालेंगे इसको तो ये जो लाल बैगनी कर देगा, और जैसे भस्म में डालेंगे प्यारे बच्चों तो यह हरा कर देगा। आइए हम लोग आगे समझते हैं। उसके बाद है वही तीसरा नंबर जो हम बताए थे, क्या बताए थे, ऑल फैक्ट्री सूचक, ऑयल फैक्ट्री, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऑयल फैक्ट्री का क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, ठीक। इन्हें ऑयली फैक्ट्री यानी ऑयल फैक्ट्री सूचक कहते हैं। जैसे प्याज का गंध, लवंग का गंध, इससे हम क्या कर सकते, उसको पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद वेनिला इत्र जो है उसको हम गंध से हम केवल पहचान सकते हैं कि ये जो है, गंध से हम पहचान देंगे कि ये कौन सा सूचक है। लौंग का गंध से आप पहचान लीजिएगा कि कौन सा ये लौंग का गंध है। अगर आप बिंदास सेंट मार कराइए और एक मार कराइए फोक सेंट मार कराइए, तो दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वही वही गंधी है। प्याज है, प्याज कहीं भी रखा है एकदम, लहसुन और प्याज जो है उसका गंध आप समझ जाइएगा कि ओ बस कि ये लहसुन रखा है इसमें, प्याज रखा है इसमें। आइए हम लोग आगे समझते हैं। आगे है कि अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। हाँ प्यारे बच्चों, अब जो है ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को आप समझिए आसान भाषा में प्यारे बच्चों, इस चीज को आप आसान भाषा में समझिए कि ये अम्ल क्या होता है और धातु क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों, पोटेशियम, अब तिल थाम के बैठ रहिए और सुनते रहिए। पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? देखिए ये जो आपको तीर दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है जो अगर ऐसे बड़ा बना है तो समझिए कि बहुत अधिक तीव्रता से अभिक्रिया कर रहा है, और जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहा है उसका अभिक्रिया करने की क्षमता घट जा रहा है। देखिए पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम जो है प्यारे बच्चों सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, यानी इसको अगर हम हवा में भी रखेंगे तो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, अगर हम इसको अम्ल में डालेंगे तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम भी है। फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और उसके बाद आपका प्यारे बच्चों है जिंक, ठीक। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे धातुओं की क्रियाशीलता का श्रेणी जो है ना कम होता चला जाएगा। जो सक्रिय होता है अम्ल या भस्म में, उसकी क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता होगा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है चांदी और सोना। एक बात याद रखिएगा, सोना जो है प्यारे बच्चों सबसे कम सक्रिय धातु यानी क्रियाशील धातु है। और यहां पर एक बात और समझ लीजिए, यहां पर पोटेशियम जो है प्यारे बच्चों सबसे अधिक सक्रिय धातु है अम्ल और क्षार में, लेकिन सोना जो है प्यारे बच्चों ये सबसे कम सक्रिय है। और सोना से याद आया प्यारे बच्चों, सोना से एक बात और याद रखिए, ये जो है प्रकृति में, इसमें प्यारे बच्चों प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री धातु एकदम मुक्त अवस्था में। अगर हम सोना को जमीन में गाड़कर 10 साल बाद भी निकालेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रखना रहा है, प्राकृतिक में यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी से अभिक्रिया सोना नहीं करता, ये आप भी याद रखिएगा। आगे आइए देखते हैं। आगे कर रहा है कि सक्रिय श्रेणी में, आगे कर रहा है प्यारे बच्चों कि सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन बनाती है। आइए थोड़ा सा पीछे आइए, पीछे आ जाइए प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन इसमें कहां दिख रहा है कहीं? अच्छा इसमें हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इसके नीचे हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, इसके नीचे जाएंगे जिंक के तो नीचे हाइड्रोजन है। और वही बात कर रहा है ये प्यारे बच्चों, वही बात कर रहा है कि हाइड्रोजन से के क्या कर रहा है,
ऊपर की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, लवण और हाइड्रोजन बना रही है। इस श्रेणी में उपस्थित धातु हाइड्रोजन से जितना ही ऊपर स्थित होगा उतना ही क्या करेगा, उतना ही क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सक्रिय। हाइड्रोजन से जितना ऊपर रहेगा उतना यह सक्रिय होगा। ठीक है, पोटेशियम कर रहे हैं, पोटेशियम जो है काफी सक्रिय धातु है। पोटेशियम है प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है, उस फिगर में भी बताए थे आपको। सीसा सबसे कम सक्रिय धातु है, सोना के बाद सीसा सबसे कम सक्रिय धातु है। उसके बाद है, इसीलिए देखिएगा सीसा, देख रहे ना सीसा, ग्लास, इसलिए अम्ल जो होता है, क्षार जो होता है शीशे के बर्तन में रखा जाता है। देखिएगा आप जाइएगा लैब वगैरह में, जाइएगा केमिस्ट्री के लैब में जाइएगा तो आपको शीशे के बर्तनों में एसिड को रखा हुआ मिलेगा। आप शीशे के बर्तनों में देखिएगा भस्म को रखा हुआ मिलेगा। कितना भी स्ट्रोंग अम्ल हो, कितना भी स्ट्रोंग भस्म हो, वह हमेशा शीशे के गिलास में रखा जाता है। इसलिए जो है शीशा सबसे कम सक्रिय धातु होता है। ऐसा नहीं कि अभिक्रिया नहीं करता, बहुत कम मात्रा में करता है। उसके बाद है, सक्रिय श्रेणी में उपस्थित हाइड्रोजन के नीचे धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं जब तक कोई अभिकारक न डाला जाए। यानी उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन से जितने नीचे धातु है ना, वह चुपचाप ऐसे घोई से चुपचाप पड़ा रहेगा, चुपचाप एकदम पड़ा रहेगा। उसको कहा जाएगा, हनुमान जी की तरह बताया जाएगा कि आपके पास भी शक्ति है, समुद्र को पार कर सकते हैं, एक प्रेरक के रूप में। जैसे नहीं होता है कि आपका पड़ोस ताना मारेगा आपको ना, इससे नहीं होगा, तब आपको हमसे नहीं होगा, काहे नहीं होगा, एकदम आप मेहनत कीजिएगा, करके दिखाइएगा, तो आपको उकसाने का काम कर रहा है ना, पड़ोस आपका उकसाने का काम कर रहा है। उसी तरह यह चुपचाप पड़ा रहेगा। ये सक्रिय श्रेणी के उपस्थित हाइड्रोजन के नीचे के जितने भी तत्व होंगे ना, चुपचाप पड़े रहेंगे एकदम शांति से। लेकिन जैसे उसमें कोई अभिकारक उत्प्रेरक रूप में डाला जाएगा ना, हचाक देना का मारेगा, एकदम फड़ाक देना अभिक्रिया करना शुरू कर देगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कौन से अभिकारक रूप में डाला गया है। तो नाइट्रिक अम्ल प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल अभिकारक के रूप में कार्य करता है, जो यह हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्वों से अभिक्रिया करवाता है प्यारे बच्चों। ये नाइट्रिक अम्ल जो है यही जाकर कहेगा कि चलो हम आपसे अब अभिक्रिया करो उत्प्रेरक के रूप में, तू लोग चुपचाप बैठा हुआ है, तू लोग को जाकर अभिकारक अभिक्रिया करना चाहिए। तो इसको हम लोग डाल देते हैं, तो फटाक देना ये क्या करेगा, अभिकारक का काम करेगा और अभिक्रिया कर लेगा। उसके बाद है जो प्यारे बच्चों, अगर हम अम्ल की बात करें, यहाँ पर अम्ल की बात करें प्यारे बच्चों, अम्ल की बात करें तो अम्ल की गुणवत्ता के अनुसार दो होता है। एक होता है प्रबल प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रोंग प्यारे बच्चों, स्ट्रोंग का मतलब बहुत मजबूत, जिसको हम ऐसे चख नहीं सकते हैं, जो चेहरे पर पड़ेगा तो जला देगा, त्वचा पर पड़ेगा तो जला देगा। और एक होता है वीक कमजोर, जिसको हम आराम से चख सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जैसे कि प्रबल अम्ल में आपका HCl हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये बहुत खतरनाक होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि दुर्बल अम्ल में देखिए जैसे नींबू, संतरा, इमली का, ये सब जिसको हम लोग खा सकते हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखा है, देखिए वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर पूरी तरह से घुल जाएंगे और अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं भैया, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे प्यारे बच्चों। अधिक मात्रा में क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बहुत खतरनाक अम्ल है, जिसको अगर हाथ पर लीजिएगा तो हाथ को छेद कर नीचे गिरा देगा, आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों सांद्र अम्ल, कनेक्ट्रेटेड एसिड, यानी वैसे अम्ल की मात्रा जो अधिक हो, जल की मात्रा कम हो। यानी जैसे मान लीजिए कि कोई पात्र ऐसे लिए हैं, इसमें हम मिला दिए हैं, ये हमारा मान लो जो ये वाटर है। ठीक है, अब इस वाटर में प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि इस वाटर में पानी की मात्रा मान लो कि 5% है, लेकिन एसिड की मात्रा यहाँ पर 7% होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल। यानी इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी, और ये हमारा मान लो जल हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, जल हो गया, और ये 7% हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल। क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल, यानी जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो। समझ आ रहा है, आइए आगे समझते हैं। फिर तनुक अम्ल, तनुक का मतलब होता है कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। कह रहा है कि वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा हो, उसे हम लोग तनुक अम्ल कहते हैं। फिर आगे देखिए प्यारे बच्चों, फिर है भस्म। हम लोग पढ़े थे कि अम्ल और भस्म के गुणों के बारे में। भस्म भी अगर देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रकृति के अनुसार, उसकी क्वालिटी के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार, इसको भी दो भाग में बढ़ा गया, प्रबल भस्म, स्ट्रोंग बेस, और दुर्बल भस्म, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं
वे भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर क्या दे रहे हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, OH दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल प्रदान करते हैं, उसे हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्यारे बच्चों NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KaOH, ये भी सब खतरनाक प्यारे बच्चों, ये खतरनाक भस्म है जो कि किसी भी चीज पे पड़ेगा ना तो उसको गलाने शुरू कर देंगे। उसके बाद है दुर्बल भस्म, वीक बेस, यानी इसमें क्या है कि यह अंशतः घुलेंगे, थोड़ा बहुत घुलेंगे और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड देंगे, यानी कम मात्रा में, भाई थोड़ा सा घुलेगा तो थोड़ा ही देगा ना, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये जल में ना कम मात्रा में घुलते हैं और उतना मतलब उतना प्रबल नहीं होते हैं जितना प्रबल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों ये जो अम्ल है यहां से हम लोग देखिए प्यारे बच्चों, ये दुर्बल भस्म हम लोग जान गए, प्रबल भस्म जान गए, दुर्बल अम्ल जान गए, प्रबल भस्म जान गए। तो यहां तक हम लोग प्यारे बच्चों, यहां तक हम लोग जाने अम्ल क्या है और भस्म में उनके गुणों के बारे में जाने, कौन से क्रियाशील अम्ल अम्ल किसको किसमें बदल रहा है, किसी भस्म का जो है रंग यानी सूचक हम लोग जान गए, ठीक। अम्ल और भस्म के गुण को भी जान गए प्यारे बच्चों, और प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल भी जान गए। तो यहां से आप जिस चीज के बारे में हम जाने हैं बहुत बेहतरीन तरीका जाने हैं, और आपका काम क्या होगा प्यारे बच्चों कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, ठीक। वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें प्यारे बच्चों कि आपके दोस्तों तक बहुत दूर दूर तक पहुंचे और लोग वीडियो को देखें। वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट में आप प्यारे बच्चों अपना राय दीजिए, ठीक। वीडियो कैसा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।